क्या होता है, हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन्स। हमने हाइड्रोकार्बन से शुरू किया था पढ़ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं ना, एरोमेटिक चाहे एलिफेटिक, तो वो सब हाइड्रोकार्बन्स के व्युत्पन्न होते हैं, ठीक है। व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है कि जो उसी से उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना, किससे, हाइड्रोकार्बन से। तो जो एलिफेटिक वाले यौगिक हम पढ़ेंगे वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न वाला पढ़ेंगे, और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, जो एरोमेटिक का हाइड्रोकार्बन, जितने भी एरोमेटिक यौगिक पढ़ेंगे, तो एरोमेटिक का जो हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक का जो जनक हाइड्रोकार्बन हमने पढ़ा था, वो क्या होता है, बेंजीन होता है। तो बेंजीन से मिलकर के जो बनेगा, ठीक है, तो बेंजीन के डेरिवेटिव जितने पढ़ेंगे वो सारे एरोमेटिक यौगिक में आ जाएंगे। और यहाँ एलिफेटिक में जो हमारा हाइड्रोकार्बन था, हाइड्रोकार्बन मतलब क्या क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन जो किससे मिला है, कार्बन और कार्बन का, हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर के बना है वो हाइड्रोकार्बन है हमारा, ठीक है ना। अब इसका जो व्युत्पन्न होगा, इसी से हम क्या करेंगे कि इसी में से हम हाइड्रोजन को हटा देंगे, हाइड्रोजन की जगह किसी दूसरे परमाणु को लगा देंगे या दूसरे परिवार के किसी तत्व को लगा देंगे, तो उसी की फैमिली का यौगिक बन जाता है, ठीक है ना। तो गुणों में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता इन यौगिकों में, मिलते जुलते गुण मिलते हैं। इसलिए और कार्बनिक केमिस्ट्री में हम ये रहता है कि जब हम एक चैप्टर पढ़ते हैं कोई, तो उसके मिलते जुलते गुण आपको दूसरे वाले चैप्टर में भी मिलेंगे, है ना। अब यहाँ पर जैसे हमने लिखा हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स, ठीक है। अब देखो कुछ मिलता जुलता नाम लग रहा है आपको, किससे मिल रहा है, एल्केन से मिल रहा है। उससे पहले क्या जुड़ा हुआ है, हेलो जुड़ा हुआ है। ये हमने नाम लिखने में सीखा था कि जब हम नाम लिखते हैं तो हमारा क्या लगता है, पूर्व लग्न लगता है। इसमें क्या लगा है, पूर्व लग्न, हेलो लगा हुआ है ना। हेलो का मतलब किसके लिए हुआ, हेलोजन यौगिकों के लिए हुआ। तो हम नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हेलो पहले आएगा फिर एल्केन्स आएगा, है ना। तो इनका नाम इसी प्रकार से लिखा जाएगा। ऐसे ही हेलो एरीन्स लिखा है, तो एरीन्स का मतलब एरोमेटिक यौगिक, मतलब बेंजीन, है ना। बेसिक जो जनक यौगिक है उसका बेंजीन है। उससे पहले जो आप हेलोजन परमाणु लगाओगे तो वही उसका क्या बन जाएगा, नाम बन जाएगा, ठीक है। तो हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, जैसे इसका टाइटल है टॉपिक का, उसी प्रकार से आप उनके यौगिकों का नाम भी लिखेंगे, ठीक। अब इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे फिर, हेलो एल्केन्स, या पहले समय में इनको कहीं पर जो है एल्किल हैलाइड यौगिक भी कहा गया है, एल्किल हैलाइड कहते थे पहले, है ना। अब ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी है, नाम बदल दिया है। तो इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, ये कैसे बनते हैं। सामान्य रूप से जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, है ना, उनको हम ऐसे लिखते हैं, ये हमने आर लिखा और एच लिखा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आर और एच करके, ठीक। ये इसका पार्ट है, मतलब हमने जैसे CH4 है ना, CH4 को तोड़ देंगे तो हम CH3H लिख सकते हैं। CH4 को यदि हम तोड़ेंगे तो CH3H लिख देंगे। तो ये जो CH3 है ना, इस CH3 को हमने यहाँ पे कॉमन से लिखने के लिए R लिख दिया, ठीक। अब इससे पहले हमने नाम लिखने में कहा था कि जब हम किसी एल्केन से हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं, हम एल्किल कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर CH3 है, तो ये CH3 को हमने क्या लिखा है, R लिखा है। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या हो गया, एल्किल हो गया। तो RH का मतलब RH में R हमारा क्या प्रेजेंट करेगा, एल्किल समूह को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। RH में R हमारा क्या समूह है, एल्किल समूह है। और कहां से होगा, ये हाइड्रोकार्बन से ही बना है, एल्केन से ही बना हुआ है, ठीक है। तो हम RH में क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखना, RH में यदि हम प्लस कर देते हैं X, माइनस कर देते हैं H, है ना, इस RH वाले में से हमने हाइड्रोजन को हटा दिया, X को जोड़ दिया। X का मतलब यहां पर क्या होता है, X बराबर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये हेलोजन यौगिक है, ठीक है ना, हेलोजन तत्व हैं जो हम 7th ग्रुप में पढ़ते हैं। अब हमने R को, H को हटा दिया, X को जोड़ दिया, किसी भी X को, तो ये क्या बन जाएगा, RX बन जाएगा। कोई दिक्कत, हमने क्या किया, फिर से देखो, ये हमारा हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन को हमने सामान्य रूप से इस तरीके से लिख दिया, सामान्य रूप से एक भाग को हमने R लिख दिया, इसको एल्किल कहते हैं। ये हमारा उसी का हाइड्रोजन पार्ट हमने अलग कर रखा है, तो दोनों को इस प्रकार से हमने लिख दिया, ठीक है ना। इसमें से हमने हाइड्रोजन को हटा दिया, हेलोजन परमाणु को इसके साथ जोड़ दिया, तो हमको एक नया यौगिक प्राप्त हो गया,
ठीक है, इसलिए हमने कहा ना ये किसके व्युत्पन्न होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न है। कौन? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन किसके व्युत्पन्न है? हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न है। क्यों है हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न? क्योंकि हाइड्रोकार्बन से यदि हम एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं और उसके स्थान पर किसी हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ देते हैं, तो जो बनने वाले नए यौगिक है वही क्या कहलाते हैं? हमारे हेलो एल्केन कहलाते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के लिए देख लेते हैं इसी को। जैसे माना हमने ये लिखा CH3H लिखा, किसको लिख सकते हैं ऐसा? CH4 को लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, ये लिख दिया। इसको हमने कर दिया इसमें प्लस Cl कर दिया, माइनस कर दिया H। ठीक, तो ये क्या बन गया? CH3Cl। ठीक है, ये हाइड्रोजन को हमने हटा दिया तो CH3Cl हमारा बन गया, है ना। नाम लिखेंगे, नाम अभी अब तक हमने सीखा है कैसे लिखेंगे। हेलो, क्या नाम हो जाएगा ये? हेलो मतलब क्लोरोमेथेनोन, क्लोरोमेथेनोन। ठीक है ना, हेलो एल्केन के आधार पर इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन। तो ये सामान्य इसकी परिभाषा है कि एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन कौन से यौगिक हैं? हेलो एल्केन ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को या एक से ज्यादा भी हटा सकते हो आप। एक ही को हटाओगे या एक से ज्यादा, एक एक करके हम चारों को भी हटाएंगे तो हमको वो 4 वाला मिल जाएगा हैलोजन परमाणु। ठीक है ना, ऐसा यौगिक मिल जाएगा। अब इसी प्रकार से जो हेलो एरीन है उनकी भी परिभाषा बना सकते हैं वैसे। ठीक, तो हेलो एरीन के लिए भी क्या लिख सकते हैं हम? इसको इस तरह से लिखते हैं, एरोमेटिक का जो बेसिक यौगिक है हमारा बेंजीन है। ठीक है ना, इसके हाइड्रोजन को ऐसे दिखा देते हैं हम। ठीक, इसमें से भी हम माइनस H कर देते हैं, प्लस हमने X कर दिया, तो ये जो यौगिक हमको मिलेगा ये X, ये हमारा क्या हो गया? हेलो एरीन्स हो गया। ठीक है, तो क्या मतलब कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से भी हम एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसके द्वारा प्रतिस्थापित कर देंगे? हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो जो नया बनने वाला यौगिक है वो क्या कहलाता है? हेलो एरीन कहलाता है। ठीक हो गया, यहां तक आ गई परिभाषा, समझ में आई यहां तक? ठीक है, परिभाषा में लिख लेना, हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर के बने होते हैं, इन कार्बनिक या इन हाइड्रोकार्बन से बने अन्य कार्बनिक यौगिक इनके व्युत्पन्न माने जाते हैं, इनके व्युत्पन्न माने जाते हैं। व्युत्पन्नों को हम हाइड्रोकार्बन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं को अन्य तत्वों के द्वारा विस्थापित करके प्राप्त करते हैं। अन्य तत्वों के द्वारा विस्थापित करके प्राप्त करते हैं। अतः हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन एलिफेटिक तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु अथवा परमाणुओं का हैलोजन परमाणु अथवा परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापन के फलस्वरूप बनने वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं।
परिभाषा के बाद एक पॉइंट इसमें और आता है कि इनको हम, ये कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछते हैं, ये है संकरण से जुड़ा हुआ प्रश्न, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, विभिन्न प्रकार का sp, sp2, sp3, sp3d, है ना, sp3d2, sp3d3, है ना, इतने प्रकार के हमने पढ़े थे और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हमने बनाए थे कि कौन कौन सा संकरण होने पर कौन सा संरचना बनती है यौगिकों, है ना। तो यहाँ पर उसके आधार पर भी इसको एक तरह से बांटा गया है, ठीक। तो जो हेलो एल्केन्स हैं, ये ध्यान रखना कि जो हेलो एल्केन जिनको हम कहते हैं, हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है वो कार्बन परमाणु sp3 संकरित होता है, ठीक है ना। ये याद रखना, याद रखने वाला पॉइंट है। क्या कहा मैंने कि हेलोजन परमाणु में, यानी कि हेलो एल्केन्स में हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है वो कार्बन परमाणु sp3 संकरित होता है। कौन सा संकरण होगा उसमें? sp3। तो यही प्रश्न कभी परीक्षा में आता है कि हेलो एल्केन में कार्बन परमाणु जिस हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसमें किस प्रकार का संकरण पाया जाता है, ये प्रश्न आता है ना। विकल्प वाला प्रश्न आता है या एक नंबर वाला प्रश्न कभी आता है। इसी प्रकार से जो हेलो एरीन्स हैं, हेलो एरीन्स में हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है ये sp2 संकरित होता है, ठीक है ना। संकरण के आधार पर अगर हम कहेंगे तो sp3 संकरित होगा कौन सा? हेलो एल्केन्स वाला, और sp2 संकरित कौन सा होगा? हेलो एरीन वाला, है ना। इसको ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि जहां पर सिंगल बॉन्ड लगा होगा कहीं पर भी, है ना, कार्बन परमाणु में जहां पर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड लगा होगा, वहां पर हमेशा sp3 संकरण होगा, और जहां पर कार्बन बॉन्ड यदि कहीं पर डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो वो sp2 संकरण हो जाएगा। तो हेलो एरीन में हेलोजन परमाणु जो यहाँ पर दिख रहा है हमारा, ये हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ता है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? sp2 संकरण हो जाएगा, ठीक है। तो ये संकरण के आधार पर अगर कोई पूछेगा तो ये दो तरह का होता है कि हेलो एरीन में sp2 संकरण वाले कार्बन परमाणु से हेलोजन परमाणु जुड़ता है, और हेलो एल्कीन में sp3 कार्बन परमाणु वाले संकरण वाले कार्बन परमाणु से हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ रहता है, ठीक हो गया। लिखी है, इसका उपयोग के लिए लिखा है कि जब हेलोजन और हेलोजन यौगिक जब पढ़ते हैं, हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स पढ़ते हैं, तो इनका हमारे जीवन में या सामान्य जीवन में कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है। बहुत समय से हम ये इसके बारे में सुनते हैं, अभी डिटेल में इन यौगिकों को हम पढ़ेंगे भी। जैसे DDT है, हम जानते हैं ये कहाँ पे उपयोग होता है, कृषि में उपयोग होता है ना। BHC है, ये भी कृषि में उपयोग होता है ना, कीटनाशक के रूप में उपयोग करते हैं। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म एक यौगिक है, क्लोरोफॉर्म कहाँ उपयोग होता है? विरोध करने के लिए निश्चेतक के रूप में इस्तेमाल होता है ना। ऐसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CCl4, ये ऐसा यौगिक है जो इसी में बनेगा, पढ़ेंगे बाद में। तो ये कहाँ होता है? लेबोरेटरी में इस्तेमाल होता है, प्रयोगशालाओं में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, एक आपने देखा होगा फ्रीज होता है, फ्रीज बहुत इस्तेमाल करते हैं ना, AC है या फ्रीज है, तो वहां पर एक गैस इस्तेमाल होती है जिसको हम कहते हैं फ्रियॉन्स, ठीक। तो फ्रियॉन्स गैस भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक। तो ये चैप्टर का महत्व है कि इस चैप्टर में हम जो चीजें पढ़ेंगे वो हमारे सामान्य जीवन में कैसे उपयोगी होती हैं, ऐसे कौन कौन से पदार्थ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे या कौन से यौगिक इनसे बनते हैं, वो हमारे लिए कितने लाभकारी होते हैं, ठीक। तो डिटेल में DDT का तो कई बार फॉर्मूला आता है परीक्षा में, पूरा DDT का स्ट्रक्चर बना करके उसके उपयोग क्या क्या होते हैं और उसका पूरा फॉर्मूला ऐसा बन करके आता है। पहले प्रकार का जो वर्गीकरण है वो है संख्या के आधार पर, इसको हम लिखते हैं संख्या के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है ना। किसकी संख्या के आधार पर? हेलोजन परमाणु की उपस्थिति के आधार पर, ठीक है ना। किसी भी कार्बनिक यौगिक में कितने हेलोजन परमाणु उपस्थित हैं उसके आधार पर उसका वर्गीकरण करेंगे हम। जैसे पहले हमने लिखा है मोनो हेलो यौगिक, इसका मतलब हुआ कि ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल एक ही हेलोजन परमाणु होगा, ठीक। जैसे उदाहरण के लिए हमने ये लिख दिया C2H5Cl, ठीक है, या हमने लिख दिया C2H5Br, है ना। ये क्या हो गया? ये मोनो हेलो यौगिक हो गया, ठीक। अब ये कितना भी छोटा भी यौगिक हो सकता है और कितना बड़ा भी हो सकता है। आपको क्या रखना है, कभी माना वर्गीकरण करने के लिए यदि आता है
आपको केवल उस समय ये देखना है कि इसमें हैलोजन परमाणु कितने लगे हैं। ठीक है, आपको केवल उसमें ये देखना पड़ेगा कि इसको हम कौन सी कैटेगरी में रखें, मोनो में रखें, डाई में रखें या ट्राई में रखें। तो उसमें यह देखना होगा कि उसमें हैलोजन परमाणु कितने उपस्थित हैं। अगर एक ही हैलोजन परमाणु उपस्थित है तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनो हैलो यौगिक। ठीक है ना, हैलोजन परमाणु कोई भी हो सकता है, जो 4 हम हैलोजन यूज करते हैं उनमें से कोई भी हैलोजन होगा, लेकिन एक ही संख्या में यदि उपस्थित होगा तो उनको क्या कहेंगे, मोनो हैलो यौगिक। डाई हैलो में क्या हो जाएगा, फिर जैसे नाम है डाई, तो इसका एग्जांपल बना देते हैं। हमने लिखा CH2Cl और यहां भी लिख दिया हमने CH2Cl। ठीक है, ये डाई हो गया। अब इनके ये जो लिख रहे हैं ना, देखो जिनके हम जितने एग्जांपल लिख रहे हैं इनका तुम नाम लिखते जाओ IUPAC, इनके नाम IUPAC लिखते जाएंगे आप तो आपको प्रैक्टिस होगी इनकी। तो इसलिए हमने चैप्टर शुरू करने से पहले IUPAC इसीलिए सीखा था। कोई भी कार्बनिक यौगिक जब आपको दिखेगा ना, आप उसका सबको आपका नाम लिखना है फटाफट, तब प्रैक्टिस होगी आपको, नहीं तो फिर नाम लिखना भूल जाओगे आप, क्योंकि उस चैप्टर को आप नहीं पढ़ेंगे हम दोबारा। वो तो 11 का था, हम नहीं पढ़ा हुआ है, हमने रिवीजन कर दिया यहाँ ना। अब आपको ये ध्यान रखना है, जहां पर भी आपको जो कार्बनिक यौगिक दिखता है उसका स्वतः फटाफट नाम लिख देना है। ठीक है, अब ये नीचे वाले का नाम क्या लिखेंगे बताओ। ये 2 लिख दिया हमने डाई हैलोजन वाले, CH2Cl लिख दिया, CH2Cl, और दूसरे वाले को हमने लिख दिया CH2Br, CH2Br। ठीक है, अब ये मोनो वाला जो हमने लिखा ना, मोनो वाले में जैसे हमने तो एलिफेटिक वाला एग्जांपल लिख दिया, तो इसको हम एरोमेटिक वाला एग्जांपल भी बना सकते हैं इसमें। ठीक है, ये Cl लगा दिया। इसका भी एग्जाम, इसका नाम क्या लिखेंगे बताओ, कौन सा बेंजीन, क्लोरोबेंजीन। हाँ, अब नाम लिखने में देखो गड़बड़ नहीं करना फिर, है ना। अब ये डाई हमने लिखा, तो डाई वाला हम ये एरोमेटिक वाला भी बना देंगे, ये दोनों साथ साथ ही चलेंगे। यहाँ पर भी हमने एक Br लगा दिया। अब इसका नाम बताओ, तो परसों ही हमने पढ़ा था, क्या लिखेंगे इसका नाम, यहाँ पर लगा दिया, एक यहाँ पर लगा दिया, तो करतोगे गड़बड़ नहीं लगा। देखो कितने कार्बन है, ये नाम लिखने में कितनी बार सीखा हमने, 1 2 ही कार्बन तो है, तो पहले में भी Cl लगाया, दूसरे में भी लगाया, किसी को भी नंबरिंग दोगे आप 1,2 डाई क्लोरो एथेन, 1,2 डाई ब्रोमो एथेन। ठीक है, अब ये बेंजीन में है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है ना, ऐसे नाम लिखोगे, 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, अब ट्राई हेलो यौगिक देखते हैं। ट्राई हेलो का मतलब क्या हुआ, जैसे नाम है तो ऐसा कार्बनिक यौगिक होगा जिसमें 3 हैलोजन परमाणु लगे होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल बनाते हैं। हमने लिखा CH2Br, फिर हमने यहाँ पे लिख दिया CHBr, फिर नीचे को लिख दिया हमने CH2Br। ठीक, ये इसमें 3 हैलोजन परमाणु हो गए। इसका नाम बताओ। ऐसे ही एरोमेटिक वाला भी बना देंगे, तो इसमें भी हम 3 लगा देंगे। ठीक है, एक Br यहाँ लगा दिया सपोज, दूसरा यहाँ लगा दिया और तीसरा यहाँ लगा दिया। ठीक, ये Br लगा दिया, तो ये दोनों जो है वो ट्राई हेलो यौगिक हो गए। ठीक है ना, अब नाम बताओ, तो फिर दोनों का नाम देखो, फटाफट नाम आना चाहिए अब तो फिर। हाँ, दोनों में Br Br ही लगा रखे हैं। हाँ, ये हो जाएगा 1,3,5, 1,3,5 ट्राई ब्रोमोबेंजीन। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 ट्राई ब्रोमो प्रोपेन। अभी तुमको फिर गड़बड़ हो रही है नाम लिखने में। अब दूसरा जो है वर्गीकरण देख रहे हैं, ऐसा वर्गीकरण है इसमें जितने भी आएगा कि हैलोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा जिसमें sp3 संकरण होगा। ये भी ध्यान रखना, जितने भी प्रकार के पढ़ेंगे हम। तो इसमें पहला हम देख रहे हैं कि पहला जो है वो है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, अब प्राथमिक की परिभाषा बताएंगे। क्या कहा था मैंने प्राथमिक में, परिभाषा बताओ क्या कहा था हमने। जिसमें देखो ये R लिखा हमने, C लिख दिया, X लिख दिया। ठीक है ना, ये हमारा प्राथमिक है ना। इसकी कैसे कहेंगे हम,
हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, यदि वो कार्बन परमाणु किसी एक एल्किल समूह से जुड़ा होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, प्राथमिक कहते हैं। ठीक है ना, ये 1 डिग्री या प्राथमिक हो गया, ये प्राथमिक प्रकार का हो गया है। और दूसरा ये क्या कह रहे हैं हम कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होगा ये कैसा रहेगा, sp3 संकरण वाले के अंदर ही है ना। यहाँ पर प्राथमिक कैसे होगा ये कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है वो कार्बन परमाणु एक एल्किल समूह से यदि जुड़ता है तो वो कैसा कहलाएगा, प्राथमिक कहलाएगा। द्वितीयक हम कैसे बनाएंगे, इसी को द्वितीयक बना देते हैं। ठीक है, एक ही एग्जाम्पल में हमने इसको दूसरे को ये 2 कर दिया, यहाँ पर चिन्ह बनाना, यहाँ पर 1 लिखा है मैंने, यहाँ पे 2 लिख दिया। अब क्या हो गया, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है वो कार्बन परमाणु 2 अलग अलग एल्किल समूहों से जुड़ा हो तो ऐसे कार्बन परमाणु को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी या द्वितीयक कहेंगे। ठीक है, ये दूसरे प्रकार का वर्गीकरण हो गया। फिर इसी को तीसरा भी बना देते हैं, तृतीयक, कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है यदि वो कार्बन परमाणु तीसरे भी एल्किल समूह से जुड़ा हो, तीसरा एल्किल समूह है, ये एल्किल समूह कहा था ना मैंने अभी, आर कहा था। अब यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या अलग अलग हो सकती है, यहाँ पर हो सकता है CH3 लगा हो, यहाँ पर हो सकता है C2H5 लगा हो, यहाँ पर हो सकता है C3H7 लगा हो, आर की जगह में कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, उसको सामान्य रूप से हम आर लिखते हैं। तो हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो यदि वो 3 अलग अलग या एक समान, ये भी याद रखो, तीनों CH3 भी हो सकते हैं या तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये R1, R2, R3 अगर ऐसे 3 समूह लगे होते हैं तो ऐसे कार्बन परमाणु को हम कहते हैं टर्शरी कार्बन परमाणु। तो ये टर्शरी हैलोजन कार्बन परमाणु है। ठीक है, तो ये इसके आधार पर हम ऐसे बांट सकते हैं वर्गीकरण करने में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हेलो एल्केन कहेंगे इसको। ठीक है, तो प्राथमिक हेलो एल्केन कौन सा हो जाएगा, जिस कार्बन परमाणु में हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो यदि वो एक ही एल्किल समूह से जुड़ा होगा तो वो प्राथमिक, यदि 2 से जुड़ा होगा तो द्वितीयक, 3 से जुड़ा होगा